मार्वल की मूवीज़ अगर आपने गलत ऑर्डर में देखी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, सब कुछ कंफ्यूजिंग होने वाला है। कोई पहले आयरन मैन देखना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद अवेंजर्स देख लेता है, कोई स्पाइडरमैन देखता है, कोई थॉर देखता है। कुछ समझ में नहीं आता होगा, सबको लगता होगा कि क्या है ये मार्वल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको सही ऑर्डर जानना है तो पूरा वीडियो देखो। आज मैं पूरा टाइमलाइन समझाऊंगा कहाँ से आपको मार्वल देखना स्टार्ट करना है। ओके, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट टाइमलाइन बताने वाला हूँ मार्वल का, जीरो से लेके एंड गेम तक, कि आपको कैसे देखना है। एक ऑर्डर होता है रिलीज डेट के हिसाब से, कि मूवी रिलीज हुई उसके हिसाब से आप देखना स्टार्ट करोगे। वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, पर हम टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे कि कौन सी मूवी पहले बैठनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से, फिर उसके बाद कौन सी मूवी हमें देखनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी स्टोरी देखनी चाहिए, जिससे आपको पूरा टाइमलाइन समझ में आने लग जाएगा, मार्वल की मूवी समझ में आने लग जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जाहिल फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि मैंने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जहाँ पे मैं मार्वल की मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और भी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मार्वल से स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो डल चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो, जहाँ पे मैंने बताया कि मार्वल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो बैंकक्रप्ट था और कैसे इतना बड़ा स्टूडियो बन गया। तो इस वीडियो में आगे मार्वल के बारे में जानेंगे कि उसकी मूवीज़ हमें कैसे देखनी है और कैसे समझ में आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि हम मार्वल की मूवीज समझेंगे उसके रिलीज ऑर्डर से नहीं, टाइमलाइन से। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका से। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जहाँ पे हमें स्टोरी देखने को मिलती है 1943-45 की। ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है मार्वल की मूवी के अंदर, कैप्टन अमेरिका वाली में। और वहाँ पे एक कमज़ोर सा लड़का दिखाया है जिसका नाम होता है स्टीव रॉजर्स। और वो मिलिट्री में ज्वाइन करना चाहता है, मिलिट्री में जाना चाहता है, बट बहुत कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, हाइट बहुत कम होती है। जहाँ भी वो जाता है हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे मिलिट्री में नहीं लिया जाता। पर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। जहाँ भी मिलिट्री की भर्ती चल रही होती है वहाँ जाके वो टेस्ट देता है। फिजिकल टेस्ट में हमेशा उसे निकाल दिया जाता है। पर बहुत स्ट्रांग होता है वो, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी उसे मार पड़ती है किसी ना किसी से, तो वो हमेशा यही एक डायलॉग बोलता है, आई कैन डू दिस फॉर ऑल डे। तो वहाँ पे एक लड़के की स्टोरी है, जो कि दिल का बहुत साफ होता है और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट उसे देखता है और वो साइंटिस्ट एक सुपर सोल्जर सीरम बना रहा होता है, जहाँ पे उस सीरम को देने के बाद अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, अगर उसके अंदर अच्छाई है तो। और अगर कोई बुरा इंसान है और उस बुरे इंसान को वो सीरम लगा दिया जाए तो वो बहुत बुरा बन जाएगा। तो जो मिलिट्री के कमांडर होते हैं, तो वो उस साइंटिस्ट को एक से एक लोग दिखाते हैं, मिलिट्री के एक से एक ऑफिसर्स दिखाते हैं, जो कि हट्टे कट्टे होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बट वो उन्हें सेलेक्ट नहीं करता। वो एक अलग ही आदमी को ढूंढ रहा होता है। तो उसे एक फाइल मिलती है जहाँ पे उसे एक आदमी दिखता है, स्टीव रॉजर्स, जिसने हर जगह अपना फिजिकल टेस्ट दिया और हर जगह से फेल हो चुका है। तो वो एक जगह जाता जाता है स्टीव रॉजर्स टेस्ट के लिए, और वहाँ पे भी वो टेस्ट दे रहा होता है और वहाँ पे वो साइंटिस्ट पहुँच जाता है। तो वो साइंटिस्ट बोलता है कि आपने इतनी जगह पे अपना फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है और आप अलग अलग नाम से हर जगह अप्लाई करे जा रहे हो, तो आपको हम अब जेल में डलवा देंगे। तो स्टीव रॉजर्स उनसे कहता है कि नहीं, मैं मिलिट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मेरे को हमेशा हर जगह से निकाल दिया जाता है। तो उसकी बात को सुनने के बाद साइंटिस्ट को लगता है कि हाँ, ये लड़का मेरे लिए ठीक है। तो उसका टेस्ट लिया जाता है, उसे मिलिट्री में ज्वाइन करवा दिया जाता है, ट्रेनिंग चल रही होती है। तो जो मिलिट्री के कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि साइंटिस्ट से कि आपने इसको क्यों चुना, यही क्यों। तो वो कहता है कि बताता है अपनी स्टोरी कि अगर हम किसी अच्छे पे सिरम डालेंगे तो वो अच्छा बन सकता है, किसी बुरे के अंदर डालेंगे तो बहुत बुरा बन सकता है। तो जो मिलिट्री का कमांडर होता है कहता है ये तो बहुत डरपोक सा है, ये क्या ही कर पाएगा। वो एक ग्रेनेड लेता है, वो ग्रेनेड टेस्ट वाला ग्रेनेड होता है, उसकी पिन निकालता है और फेंक देता है उनके बीच में, जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब भाग जाते हैं वहाँ से, और स्टीव रॉजर्स क्या करता है, उस ग्रेनेड के ऊपर जाके कूद जाता है और सबसे कहता है भाग जाओ भाग जाओ। जैसे कि वो ग्रेनेड फटने वाला है, तो वो साइंटिस्ट कहता है देखो ये इसकी अच्छाई है, ये अभी तक मिलिट्री में आया भी नहीं है, फिर भी सबकी परवाह कर रहा है, सबको बचाना चाहता है। तो वहाँ से स्टीव रोजर्स की कहानी स्टार्ट होती है, उसके अंदर सुपर सीरम डाला जाता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती है, थोड़ा स्ट्रांग बन जाता है वो। और ये स्टोरी है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर की। फिर उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस की गई है। एक तो टेसरेट क्यूब, जो कि आपको बाद में पता लगेगा टेसरेट क्यूब क्या है, और रेड स्कल के आर्मी के बारे में बताया गया है। ये कहानी है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर की। कैप्टन अमेरिका के बाद आपको देखना है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल की जो स्टोरी है वो दिखाई है 1995 की, जहाँ पे एक ओल्ड वर्जन दिखाया है मार्वल का। ये भी थोड़ी स्टोरी कैप्टन अमेरिका से रिलेट होती है। यहाँ पे एक सोल्जर होती है जिसका कैरल डैनवर नाम होता है, और वो एक पायलट होती है, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट चला रही होती है। और स्पेस क्राफ्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से उसमें कुछ विस्फोट हो जाता है, और उसके अंदर का जो फ्यूल जो पावर होती है वो उसके बॉडी में घुस जाती है। वो एक सुपर
सुपर गर्ल कह सकते हैं, उस टाइप की एक बन जाती है, कैप्टन मार्वल उसका नाम पड़ जाता है वहाँ से। यहाँ पे स्टोरी दिखाई है निक फ्यूरी की, जहाँ पे निक फ्यूरी आपने पता होगा जिसकी एक ही आँख होती है और वो काला पट्टा सा लगा के घूमता है अपने आँखों पे, उसकी स्टोरी दिखाई है जहाँ पे वो जवान होता है, उसकी दोनों आँखें होती हैं और उसकी एक आँख कैसे चली जाती है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहीं से वो सोचता है, जहाँ से उस पर स्पेस का कॉन्सेप्ट पता लगता है कि स्पेस में बहुत सारे अलग अलग जीव रहते हैं, क्री रहते हैं और भी दो तीन एलियंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब वो इन्हें देखता है तो वो सोचता है कि हम इनके मुकाबले कुछ नहीं है, हम इनसे नहीं लड़ सकते। तो यहीं पे उसे अवेंजर बनाने का ख्याल आता है। इस मूवी में आपको कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी की कहानी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट के इन दो मूवीज़ के बाद हम कह सकते हैं कि मार्वल का जो ओल्ड पुरानी वाली मूवीज़ है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट मूवी हमारी आने वाली है वहाँ से एक मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है मार्वल का, जहाँ पे स्टोरी दिखाई है 2008 की। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आयरन मैन के साथ। यहाँ पे आयरन मैन आता है हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसके पास एक स्टार्क इंडस्ट्रीज़ होती है और वो पूरी दुनिया में सबके लिए बॉम्ब बनाता है, आर्म्स बनाता है और उन्हें सेक्स हमेशा हर जगह भेजता रहता है। और वो सोचता है कि आर्म्स बनाने से मैंने सबको सिक्योर कर रखा है, बट वो ये नहीं सोचता कि मैं जिन्हें अपने आर्म्स बेच रहा हूँ वो मेरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे आर्म्स मुझ पे ही भारी पड़ सकते हैं। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो एक आर्म डील के लिए वो अफगानिस्तान जाता है, जहाँ पे वो अपने आर्म्स को शो कर रहा होता है कि मेरे पास मैंने ये नए आर्म्स बनाए हैं, और वो सक्सेसफुल जाता है, मिलिट्री के लोगों को दिखा रहा होता है। और वहीं से वो कहीं एक बेस पे जा रहा होता है जहाँ पे अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट होते हैं, उन पे हमला करते हैं और टोनी स्टार्क को लेके भाग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो उन पे हमला करते हैं तो वो एक मिसाइल लॉन्च करते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर। जो मिसाइल फटती है उसके पास आके, तो उस मिसाइल के कुछ छर्रे निकलते हैं, कुछ टुकड़े निकलते हैं, और आयरन मैन जो हमारा हीरो है उसके यहाँ पे जाके लगते हैं। वो छर्रे इतने मतलब खतरनाक होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं, और जैसे ही उसके हार्ट तक पहुँच जाएंगे तो वो मर भी सकता है। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले उसे अपने बेस पर लेके आते हैं टेररिस्ट, और उसके यहाँ पर एक रिएक्टर लगाते हैं। वो रिएक्टर कह सकते हैं कि आर्क रिएक्टर नाम होता है उसका। वो मैग्नेट का काम करता है। जो छर्रे उसकी बॉडी के अंदर जा चुके हैं उनको वो खींचता है अपनी तरफ कि वो हार्ट तक ना पहुँचे और उसका हार्ट ख़राब ना हो, वो उसी का काम करता है। तो जब उसको होश आता है टोनी स्टार्क को, तो वो देखता है मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया और ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तो जो वो टेररिस्ट होते हैं वो उससे कहते हैं आप हमारे लिए बॉम्ब बनाओ और हम आपको छोड़ देंगे। तो टोनी स्टार्क को पता होता है मैं अगर बॉम्ब बना भी दूंगा तो ये लोग मुझे छोड़ने वाले तो है नहीं। तो वो क्या करता है, जो भी उसे स्क्रैप मिलता है बॉम्ब बनाने के लिए, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उससे वो एक सूट बनाना स्टार्ट करता है। तो यहीं पे उसका पहला सूट बनता है, जो कि ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला सूट नहीं होता है, इतना अच्छा सूट होता है कि उसे वहाँ से निकाल देता है, वो वहाँ से एस्केप कर पाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने घर वापस आता है। फिर उसे पता लगता है कि उसका रिएक्टर जो उन लोगों ने लगाया था बहुत ही ओल्ड है, और उसके अंदर एक चिप होती है वो बार बार ख़राब हो जाती है। तो वो एक अपने लिए पहले एक नया रिएक्टर बनाता है, आर्क रिएक्टर खुद से बनाता है, और उसके बाद वो एक सूट बनाना स्टार्ट करता है जहाँ पे आयरन मैन सूट बनाता है वो। तो इस मूवी में इतना दिखाया है, आयरन मैन सूट बनाता है और जो उसके साथ के लोग होते हैं उससे धोखा देते हैं, उनसे कैसे डील करता है, और लास्ट में अपना आयरन मैन सूट पहन के जब उनसे लड़ता है वो, तो सबको पता लग जाता है कि एक आदमी जिसके पास आर्मर है, और वो पता होता है कि टेक्नोलॉजी तो टोनी स्टार्क की ही है, बट वो है या कोई और है ये नहीं पता होता मीडिया वालों को। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट में जहाँ पे टोनी को बोला जाता है कि आप उन्हें बताओ कि उसके अंदर आप नहीं थे, आपका बॉडीगार्ड या कोई और था। तो टोनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और एक कार्ड को लेकर बोलता है आई एम आयरन मैन, और वहीं पे ये मूवी हो जाती है ख़त्म। तो ये भी एक स्टोरी है जहाँ पे आयरन मैन की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले आपको यही देखनी है, फिर उसके बाद आयरन मैन 2 देखो। इसके बाद आयरन मैन 2 में यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और रिवील कर दिए गए हैं, जहाँ पे कह सकते हैं कर्नल रोडी दिखाए गए हैं, जो कि वॉर मशीन के रूप में उनको दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि आयरन मैन के साथ एक और आयरन मैन का सूट पहन के एक हट्टा कट्टा सा आदमी होता है, वॉर मशीन कैसे कहते हैं उसे। और उसमें एक और फिर हमारे पास कैरेक्टर आ जाती है ब्लैक विडो, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ से जो निक फ्यूरी है, टोनी स्टार्क को लास्ट में बोल के जाता है कि मैं अवेंजर्स का इनिशिएटिव लेने वाला हूँ और उसमें कुछ लोगों को जोड़ने वाला हूँ, बट उसमें आपका नाम नहीं है। तो यहाँ पे आयरन मैन 2 भी खत्म हो जाती है। आपको जैसे हमने 4 मूवी अब तक डिस्कस कर ली हैं, पहले आपको देखनी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, उसके बाद कैप्टन मार्वल, उसके बाद आयरन मैन 2, फिर उसके बाद आपको देखना है हल्क, इनक्रेडिबल हल्क, जहाँ पे ब्रूस बैनर दिखाया गया है। ब्रूस बैनर गामा रिएक्टर्स के साथ काम कर रहा होता है और अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेता है और अपनी पावर्स को वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, कुछ ये दिखाया गया है। उसके ही ब्लड के एक बूंद से एक कह सकते हैं मॉन्स्टर बन जाता है। उस मॉन्स्टर से कैसे डील करता है वो और अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो नहीं कर पाता, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये दिखाया गया है। तो हम 5 मूवी अब तक डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट मूवी कौन सी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आपको देखनी है वो है थॉर, जहाँ पे हमें क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें रिवील होती हैं, जैसे कि एक गॉड दिखाए गए हैं
थॉर एक गॉड होते हैं और उन वो कहाँ से आए, एसगार्ड से, उनके एसगार्ड को दिखाया जाता है। और यहीं पे एक विलन भी दिखाया जाता है, लोकी। लोकी को भी रिवील करा गया है। और लोकी और थॉर के फादर, लाइक उनके राजा जो होते हैं एसगार्ड के, ऑडिन, ऑडिन को भी दिखाया गया है यहाँ पे। और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि कैसे थॉर पृथ्वी पे आते हैं और उनका हथौड़ा जिसका नाम होता है मेजोनीर, वो कैसे पृथ्वी पे आता है और कैसे वो अपना डील करते हैं एसगार्ड के जो जो भी मतलब विलन्स होते हैं उनसे। वो भी आ जाते हैं पृथ्वी पे थॉर को मारने के लिए, और थॉर उन्हें मार के कैसे पृथ्वी को बचाते हैं और एसगार्ड को बचाते हैं, ये स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। और इसके बाद जो हमारी फेज़ 1 की जो लास्ट स्टोरी है वो आती है दी एवेंजर्स, जहाँ पे निक फ्यूरी इन सभी को असेंबल करते हैं। अब तक हमने कैप्टन अमेरिका की बात कर ली और थॉर की बात की, हल्क की बात की, आयरन मैन है, ब्लैक विडो है, और इन सब की स्टोरी अब तक हम कवर कर चुके हैं। इन सबको वो असेंबल करता है। और लोकी की बात हम कर चुके हैं। और एक और हीरो बचता है, उसकी अभी एक सोलो मूवी नहीं आई है, हॉकाई। हॉकाई भी इसमें दिखाया गया है दी एवेंजर्स में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है, फेज़ 1 जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोकी एक आर्मी लेके आता है, एलियंस की आर्मी पृथ्वी पर, जिनसे ये सब मिलकर असेंबल होके अवेंजर्स बन के डील करते हैं और लोकी को हराते हैं। तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी दिखाई गई है। तो आगे देखते हैं फेज़ 2 में हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलो अब फेज़ 2 की स्टार्ट करते हैं। फेज़ 2 की स्टार्टिंग होती है फिर से हमारे आयरन मैन से। यहाँ पे आपको देखना है आयरन मैन 3, जहाँ पे आयरन मैन अपने ही वो हार्ट वाले डिजीज से लड़ रहा होता है। और वो टेक्नोलॉजी जो होती है उस तरह की टेक्नोलॉजी एक और विलन बना लेता है। सेम उसे नहीं कह सकते सेम टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। और वो कह सकते हैं टोनी स्टार्क को मारना चाहता है। और जो उसके पास जो भी वो डिस्कवर कर लेता है, मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, नहीं तो फिर पूरा स्पॉइलर दे दूंगा मैं आपको। उस चीज़ को टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड, मतलब जो पेपर पॉट्स होती है, उसके अंदर डाल देता है वो। और टोनी उसको बचाने जाता है और उस विलन को मारने जाता है। जहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जब वो अपने घर से स्टार्क टावर से बहुत दूर होता है और उसके सूट की पूरी पावर चली जाती है, तो वो कैसे अपने आप को रिवाइव करता है फिर से, और बहुत सारे सूट्स बनाता है इस मूवी के अंदर वो। और सबको एंड में दिखाया गया कि बहुत सारे सूट्स को बुलाता है खुद को बचाने के लिए। तो बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। यहाँ से आप फेज़ 2 की स्टार्ट करो। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। यहाँ पे हमें हाइड्रा के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं कि हाइड्रा में कैसी कैसी आर्मीज़ को बनाया गया, और हाइड्रा भी एक सुपर सोल्जर सीरम कहीं से बना लेता है और वो अपनी एक अलग आर्मी बना रहा होता है सुपर सोल्जर सीरम से। तो यहीं पे एक स्टोरी हमें दिखाई गई है। कैप्टन अमेरिका जो होते हैं उनके दोस्त होता है एक बकी बांस, जो कि आपको कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में भी देखने को मिलेगा। वो किसी तरीके से वहाँ से मतलब एक ट्रेन वाले हादसे से गिर जाते हैं और वो हाइड्रा के पास पहुँच जाते हैं। उनका एक हाथ टूट जाता है और वहीं पे हाइड्रा उनके अंदर सुपर सीरम डाल के उन्हें एक अलग से आर्मर वाला हाथ देता है। उनको दिखाया गया विंटर सोल्जर के अंदर, उसका नाम विंटर सोल्जर रखा गया है उस मूवी में। तो वो आते हैं और कैसे इससे लड़ते हैं कैप्टन अमेरिका से, और उनको सब कुछ मतलब भूल चुके होते हैं। कैप्टन अमेरिका लड़ते हैं उनसे और कैसे डील करते हैं उनसे, ये दिखाया गया है। और यहीं पे थोड़ा सा सीन दिखाया गया है जहाँ पे ब्लैक विडो भी दिखाई गई है हमें। तो ये स्टोरी थी छोटी सी, हाँ, जहाँ पे विंटर सोल्जर के बारे में आपको बता रहा था। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट मूवी देखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट मूवी के अंदर अर्थ से हट के कुछ चीज़ें होने वाली हैं। अब आप पहुँच चुके हो गैलेक्सी में, यूनिवर्स के अंदर। तो इस मूवी का नाम भी कुछ ऐसा ही है, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज, जहाँ पे हमें अर्थ बिल्कुल साइड में करके गैलेक्सी के अंदर जो सुपर हीरोज़ हैं जो गैलेक्सी को बचा रहे हैं, कुछ वो दिखाए गए हैं। तो ये मूवी बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। और आप जब इस मूवी को देखोगे तो आप सोचोगे कि ये मार्वल से कैसे रिलेट कर रही है, बट आगे जाके आपको पता लगेगा। अभी तक हम अर्थ की स्टोरी देख रहे थे कि अर्थ पे कैसे एलियन आ रहे हैं, वो लोग कैसे डील कर रहे हैं उससे, पर कुछ लोग हैं जो कि गैलेक्सी के अंदर भी घूम रहे हैं, तो उनकी स्टोरी दिखाई गई है। तो ये वाली स्टोरी देखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर से मॉडर्न एरा। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोनी स्टार्क जो है वो सोचता है कि अब तो हमारे दी अवेंजर्स में इतने सारे एलियंस आ चुके हैं हमारे अर्थ पे, ऐसा फिर से हो सकता है। और उस टाइम तो हमने डील कर लिया था इनके साथ, बट हो सकता है कि इस बार जो एलियंस आए हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इनसे भी लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और इस बार हम उनसे डील ना कर पाएँ। तो वो ये सोचता है कि हमें अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड बना देनी चाहिए कि कोई भी एलियन अगर अर्थ के अंदर एंटर करे तो इस शील्ड से टकरा के बूम खत्म। बट कोई भी उसकी बात से अग्री नहीं करता है, ना कैप्टन अमेरिका, ना निक फ्यूरी, और मतलब ये सारे लोग मना कर देते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें दिखाया गया है वाइब्रेनियम का कॉन्सेप्ट, कि वाइब्रेनियम कहाँ से आया और कैसे उनकी शील्ड बनी कैप्टन अमेरिका की। तो वो क्या करते हैं कि टोनी स्टार्क और हमारे ब्रूस बैनर, ये दोनों मिल जाते हैं। ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो इनको, करने जो करना है, हम बनाते हैं एक अलग से रोबो बनाते हैं, ठीक है।
जिसके पास खुद का दिमाग हो और जो सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहीं पे शुरुआत होती है अल्ट्रॉन को बनाने की। जारविस आपको पता ही है, जो इनका एआई रोबोट है, एआई असिस्टेंट है आयरन मैन का, उसका दिमाग लेके और वाइब्रेनियम को लेके वाइब्रेनियम का शरीर बनाते हैं पूरा, और जारविस के दिमाग को मिलाकर एक नया रोबो का दिमाग लेते हैं। नया रोबो का दिमाग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जादुई छड़ी होती है लोकी के पास, और उस छड़ी के अंदर एक स्टोन लगा होता है, उसके अंदर भी एक दिमाग होता है। तो उसके कॉम्बिनेशन से और जारविस के कॉम्बिनेशन से ये लोग फिर से एक एआई रोबोट बनाते हैं, जो कि बहुत ही डार्क हो जाता है। और जब उसको एक अल्ट्रॉन वाले शरीर में डाला जाता है जो कि वाइब्रेनियम का बना है, तो वो अलग ही दिमाग में ले लेता है कि मुझे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है? पहले सारे पृथ्वी के लोगों को ख़त्म करना है, फिर जो नई प्रजाति आएगी, नए लोग आएंगे, वो लोग प्रोटेक्ट होंगे। अभी के जो लोग हैं वो सारे ही खतरनाक हैं और सारे पृथ्वी को नाश कर रहे हैं, पृथ्वी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। जब ये चीज़ आती है तो अवेंजर्स फिर से असेंबल होते हैं और वो कैसे अल्ट्रॉन को हराते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है। वो एक शैतान तो बना देते हैं अल्ट्रॉन, उसे बनाने के बाद ये लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम एक शैतान बना चुके हैं, अभी हम इसे हरा नहीं सकते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर ये जो उनका जारविस होता है एआई असिस्टेंट, उसके दिमाग को लेकर फिर वाइब्रेनियम के साथ एक नया शरीर बनाते हैं। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है विज़न। विज़न जो होता है उसके अंदर वो पूरा स्टोन डाल देते हैं, यही क्या कहते हैं, लोकी के उस वाला त्रिशूल वाला स्टोन निकाल के उसके अंदर डालते हैं। बट ये जारविस का दिमाग होता है, इसलिए ये अच्छा होता है और ये अल्ट्रॉन को हराने में मदद करता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जहाँ पे एक सीन बहुत वायरल होता रहता है कि थॉर का हथौड़ा एक टेबल पे रखा हुआ है और सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोशिश करते हैं, कोई नहीं उठा पाता, बट कैप्टन अमेरिका हमारे आते हैं, स्टीव रॉजर्स, और वो थोड़ा सा उस हथौड़े को हिला देते हैं। यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है। और यहीं पे जब वो ये सीन चल रहा होता है, यहीं पे अल्ट्रॉन आता है और अल्ट्रॉन आके उनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर क्या होता है कि ये सब उससे लड़ते हैं और फिर किसी को नहीं पता होता अल्ट्रॉन के बारे में, सिर्फ टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को पता होता है। तो वो लोग देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि ये कैसे हो गया, जहाँ पे अल्ट्रॉन आके इन्हें थ्रेट देता है, डराता है कि मैं अब तुम सबको पहले ख़त्म करूँगा, फिर पूरी पृथ्वी को ख़त्म करूँगा। वहीं पे ये लोग फिर विज़न को बनाते हैं। और जब विज़न आता है इनके पास, वो आते ही पहले तो इनको देखता है मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड से असली वर्ल्ड में आ चुका हूँ। फिर वहीं पे जब ये लोग अल्ट्रॉन को हराने जाते हैं तो वहीं पे वो उसका मिजोनीर उठा लेता है, हथौड़ा उठा लेता है थॉर का, जहाँ पे सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे उठा लिया। वो इसलिए उठा पाता है क्योंकि उसके पास स्टोन होता है कि यहाँ पे लगा होता है और बहुत ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर। यहीं पे जाके फिर वो अल्ट्रॉन को हराते हैं। और यहीं पे एक जब वो अल्ट्रॉन को हरा रहे होते हैं तो अल्ट्रॉन एक पूरे शहर को हवा में उठा लेता है, सुकोविया को, और जब वो गिरता है तो वहाँ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टोरी है। तो यहाँ पे हमारा फेज़ 2 भी ख़त्म हो जाता है और फेज़ 1 फेज़ 2 की बात कर चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं फेज़ 3 पे, ठीक है? तो आगे देखते हैं फेज़ 3 में कौन कौन सी मूवीज़ होने वाली है।